नमस्कार, बिग डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। रीजनल लेवल पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने 9 माह के कार्यकाल में उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर में हुई 3 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और देश के 4 बड़े शहरों में किए गए रोड शो में 2,22,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं। इन निवेश प्रस्तावों से 2,73,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने की बात कही जा रही है। अब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का अगला पड़ाव सागर है, जहां शुक्रवार को निवेशक जुटने वाले हैं। सागर में होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही निवेशकों को भूमि आवंटन का आदेश वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव निवेशकों के साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे, जिससे सरकार और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच सहयोग बढ़ेगा। प्रतिनिधियों को खनन, पर्यटन, एमएसएमई, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसर पर जानकारी दी जाएगी। सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर काफी लंबे समय से तैयारी चल रही थी। हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार 3 जगहों पर पहले ही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन करा चुकी है और अब शुक्रवार को सागर में ये कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर यहां निवेश जुटाया जाएगा। जिस प्रकार से बीते दिने हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश सरकार को प्राप्त हुआ है और उससे लाखों रोजगार के अवसर खुलने की बात भी सामने आई है। 2,73,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने की बात कही जा रही है इन कॉन्क्लेव्स के द्वारा और 2,22,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव अभी तक हासिल किए जा सके इन पिछली 3 कॉन्क्लेव्स में। और अब एक बार फिर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सागर में होने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार का जो विजन है कि अगर क्षेत्रीय स्तर पर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर जब उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो रोजगार के लिए जो लोगों को अपना शहर छोड़कर अन्य शहरों में जाना पड़ता है, अपने क्षेत्र को छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा और लोगों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार मुहैया हो जाएगा। तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश भर से निवेशक जुटेंगे। बता दें कि वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने को लेकर ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है और इसी के साथ जब 2025 आएगा तब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले परिचय करा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय धवले जी। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप अहिरवार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल प्रदीप अहिरवार जी आपसे। मध्य प्रदेश सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है। जगह जगह इन कॉन्क्लेव के आयोजन किए जा रहे हैं, चाहे जबलपुर हो, उज्जैन हो, ग्वालियर और अब सागर में कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि अब स्थानीय स्तर पर ही लोगों को रोजगार इन कॉन्क्लेव के माध्यम से जो है उसके अवसर खुलेंगे और लोगों को रोजगार मिल सकेगा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश में ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत हम बनाने की ओर अग्रसर हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार है और 20 साल में इनसे पहले मोहन यादव जी से पहले शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता साथी से ये पूछना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी ऐसा कोई साल और ऐसा कोई तिमाही और 6 माही नहीं गई जब शिवराज सिंह चौहान जी ने ऐसी हजारों सैकड़ों समिट बुलाई, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट बुलाई और उनका क्या हाल हुआ? कितने इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए, कितने मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिला और कितनी हमारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो गए, कितने हमारे कौशल तकनीक सीखे युवा साथियों को रोजगार मिला। तो जो मूल मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक इन्वेस्टर समिट बुला रहे हैं हमारे मोहन यादव जी।
9 महीना हो लाखों करोड़ के निवेश आ रहे हैं। अब तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आ चुका है और आप कह रहे हैं कि मूल मुद्दों से भटकाने के लिए काम किया जा रहा है। अजय धवले जी, मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। अजय धवले जी से जवाब ले लेते हैं आपकी बात का, उसके बाद आप अपनी बात जारी रखेगा। अजय धवले जी। जी, मुझे लगता है ये कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है। जब आप एक तरफ आप बात करते हो कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है, मध्य प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरी तरफ आप जब मध्य प्रदेश के विकास के लिए नित नई परियोजनाओं की संकल्पना की जाती है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का एक बहुत अच्छा विचार माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में आया और उन्होंने सक्सेसफुली 2,22,000 करोड़ के आसपास के ये जो प्रस्ताव अभी तक के आ चुके हैं उन पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक तरफ मध्य प्रदेश उस गति को पकड़ रहा है, मध्य प्रदेश आज उस दिशा में आगे जा रहा है। आज हम देखेंगे कि सागर का जो समिट है 27 तारीख को होने वाला है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहां के उद्योगपति से आज शाम को भी चर्चा करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश जब अपने विकास की गति पकड़ रहा है, मध्य प्रदेश जब नित नए आयाम स्थापित कर रहा है इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से नए उद्योगों के आने की, तो आप जो आज आपने जो मध्य प्रदेश छोड़ा था 2003 में, आज आप वहां देखेंगे मध्य प्रदेश की विकास, मध्य प्रदेश का ग्रोथ क्या था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेगेटिव में होती थी, आज मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉजिटिव में। मध्य प्रदेश कभी देश का जीडीपी गिराने वाला राज्य था, आज मध्य प्रदेश देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश देश की टॉप 10 इकोनॉमीज में से एक है। मध्य प्रदेश देश में एम्प्लॉयबिलिटी में या स्टार्टअप्स की हम बात करें तो मध्य प्रदेश अपने आप में नित विकास के नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस सिर्फ मध्य प्रदेश को बदनाम करने का, लांछन लगाने का जो काम कर रही है, मुझे लगता है कांग्रेस को अपने चाल चरित्र चेहरा को ठीक करने की आवश्यकता है। एक तरफ आप प्रदेश के विकास की, अगर आप वास्तविकता में आप प्रदेश के एक मुख्य विपक्षी दल है और आपको विकास चाहिए तो ऐसे कॉन्क्लेव का, ऐसी सरकार की मंशाओं के साथ में खड़े होने की आवश्यकता है, ना कि उनकी इंटेंशन पे सवाल उठाने की आवश्यकता है। आज आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कोयम्बटूर गए, माननीय मुख्यमंत्री जी कलकत्ता गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुंबई में एक डिटेल डिस्कशन किया इंडस्ट्रीज के साथ में। अभी हाल ही में जब सागर के लिए उनकी बातचीत चल रही है, तो ये सारे इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव से आपको ये देखने को मिलेगा कि धरातल पर उतरकर मध्य प्रदेश को उद्योगों का प्रदेश कैसे बनाया जाए। और उन्होंने घोषणा भी कि वर्ष 2025 हमारा उद्योग वर्ष रहेगा। फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट का एक बृहद स्तर पर आयोजन हो गया है, जहां पे हम लोग विदेशों के भी उद्योगपतियों से आग्रह कर रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश पे आइए, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, यहाँ पे रोजगार मूलक योजनाएं आप लाएंगे तो मध्य प्रदेश का जो युवा है उनको भी काम मिलेगा। मध्य प्रदेश की जो सर्विस सेक्टर है, मध्य प्रदेश का जो परंपरागत उद्योग है, उनको भी पुनर्जीवित कैसे किया जाए, इन सारे विषयों पे काम होगा। दूसरी ओर कांग्रेस अपनी वही डर्टी ट्रिक्स की पॉलिटिक्स है, प्रदेश को बदनाम करने वाली राजनीति है, इससे बाज नहीं आ रही। तो मुझे लगता है आज ये विकास का जब विषय आता है तब पक्ष विपक्ष सबको एक पैमाने पे खड़े होने की आवश्यकता है। जी, तो यानी कि जब क्षेत्रीय स्तर पर ये कॉन्क्लेव का आयोजन होगा तो लोगों को रोजगार के अवसर खोलेंगे। देवदत्त दुबे जी, आप खुद बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं, सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है, तो बुंदेलखंड के लिहाज से कितनी अहम होगी ये कॉन्क्लेव? देखिए, बुंदेलखंड की जमीन के अंदर जिस तरह से विश्व प्रसिद्ध हीरा पन्ना है, लोह एस्क है, काला सोना जिसको कहते हैं, कीमती पत्थर है, लेकिन जमीन के ऊपर बेरोजगारी है, पलायन है। तो इस कारण लोगों को बहुत उम्मीद है कि सरकार यहाँ की जो प्राकृतिक संसाधन उनका दोहन करे और उद्योग लगाए। तो इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से क्षेत्रीय रीजनल कॉन्क्लेव शुरू की है, तो ग्वालियर के बाद अब सागर में होने जा रही। ग्वालियर में लगभग और उज्जैन में सब जगह 1 लाख करोड़ के जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं। तो बुंदेलखंड वासियों को भी उम्मीद है कि इस बार की जो कॉन्क्लेव होगी उसमें बुंदेलखंड की प्रगति के द्वार खुलेंगे और ऐसे निवेशक आएंगे, ऐसे प्रस्ताव तैयार होंगे जो जमीन पर धरातल पर भी दिखेंगे। रॉ मटेरियल भी बुंदेलखंड में बहुत है, मैन पावर भी बहुत है, बहुत पलायन है रोजगार के लिए, बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर जाते हैं लोग। तो यदि सरकार यहाँ इस दिशा का प्रयास करेगी तो सब कुछ वहाँ उपलब्ध है, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है ऐसे उद्योगपतियों की जो वहाँ का दोहन कर सके, जो उपयोग कर सके। ऐसे सागर में बीड़ी उद्योग बड़ा उद्योग था देश में सबसे बड़ा। देवदत्त दुबे जी,
कॉन्क्लेव भले ही सागर में होने वाली हो, लेकिन इस कॉन्क्लेव के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड पर फोकस रहने वाला है। तो क्या लगता है कि बुंदेलखंड के अब किन हिस्सों में जो है वो उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं? क्योंकि अगर बीना की बात की जाए और अन्य जगहों की बात की जाए तो वहां पर जो उद्योग स्थापित किए गए हैं वो लगातार वहां पर संचालित हो रहे हैं और लोगों को वहां से रोजगार भी मिल रहा है। अब बुंदेलखंड के किन हिस्सों में विकास की ज्यादा जरूरत है और वहां से जो एक बड़ा क्षेत्र है वहां के लोग वहां पर रोजगार पा सके? बिल्कुल, समूचे बुंदेलखंड को भी आवश्यकता है। बीना रिफाइनरी जो शुरू हुई उसके बाद उसके जो सहयोगी बहुत सारे उत्पाद शुरू हुए हैं, तो उनको और गति दी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर शुरू कर चुके हैं जो भी बाय प्रोडक्ट है उनके लिए। और भी जैसे टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह है, यहाँ भी मैंने जिस तरीके से बताया कि बहुत प्राकृतिक संसाधन है, लेबर है, रॉ मटेरियल है। केवल एक दृष्टि चाहिए, जो कहते हैं ना कि जो पारखी की नजर चाहिए, तो बहुत संभावना है उद्योग की, और जिससे रोजगार भी लोगों को मिलेगा, पलायन भी रुकेगा। क्योंकि रोजगार के अभाव में लोग बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर कहाँ जाते हैं। जबकि आपको आश्चर्य नहीं लगेगा कि सागर जिले के छोटे से गांव से टमाटर जाता है मुंबई, और वहां से टमाटो केचप बन के पैक होके आता है और महंगा बिकता है। तो एक छोटी सी इंडस्ट्री टमाटो केचप की क्यों नहीं लग सकती? सागर का जब बीड़ी उद्योग, जो देश का सबसे बड़ा बड़ी उद्योग था, वो आज ठप पड़ा है। बहुत सिगरेट की पॉलिसी के चक्कर में उसको बहुत नुकसान हुआ है। इसी तरह अगरबत्ती का उद्योग भी वो गति नहीं ले पा रहा है। कुछ तो उद्योग तो वहाँ के परंपरागत है, उनको ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। और नए उद्योग जिस तरीके की संभावना है, यदि तलाशे गए, जिस तरह से सरकार प्रयास कर रही है, तैयारियां चल रही है, तो केवल ये तैयारियां न रह जाए और आश्वासन न रह जाए। इस बार बुंदेलखंडवासी उम्मीद लगाए हैं कि यानी कि जो वादे किए जा रहे हैं सरकार की ओर से वो धरातल पर भी दिखें। बिल्कुल जी, प्रदीप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अभी आप अजय धवले जी को भी सुन रहे थे, देवदत्त दुबे जी को भी आपने सुना। तो जब आप कहते हैं कि रोजगार के अवसर मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के जो युवा हैं वो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, लेकिन वही अभी अजय जी ने दावा किया है कि जब ये कॉन्क्लेव्स होंगी तो इनके माध्यम से जब उद्योग स्थापित हो जाएंगे तो इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं यही तो अभिजीत जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उसी समय से इन्वेस्टर समिट बहुत लगाई गई, बहुत हुई पूरे प्रदेश में, इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में। शिवराज सिंह चौहान जी ने तो इनसे ज्यादा करी। कितने रोजगार बने, कितने धंधे लगे? मैं 5 धंधों का इनसे पूछूंगा कि 5 ऐसी इंडस्ट्री बता दें हमारे बीजेपी के साथी जो मध्य प्रदेश में लगी हो और जिससे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिला हो। इन्होंने सब हवाबाजी की है। और आज मोहन यादव जी कहते हैं कि हमारे बीजेपी के साथ कह रहे हैं कि मुंबई गए, अनिल अंबानी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं मोहन यादव जी। जिस अनिल अंबानी को अपने पूरे सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया, जिसपे इस देश का कर्जा खाने का आरोप लगा, जो दिवालिया घोषित है, और उस व्यक्ति के साथ फोटो डाल रहे हैं मोहन यादव जी। तो ऐसे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट आएगी? इनके पास कोई विजन नहीं रह गया है। और विधानसभा में जब टेटवाल जी से, इनके मंत्री जी से प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं, तो 33 लाख बेरोजगार की संख्या विधानसभा में इनकी सरकार के आंकड़े बता रहा हूं। और न जाने कितने मध्य प्रदेश में करोड़ों बेरोजगार है। हमारे दुबे जी कह रहे हैं कि पलायन पूरे मध्य प्रदेश से हो रहा है, सबसे ज्यादा पलायन बुंदेलखंड से ही हो रहा है। 20 साल से इनकी सरकार है, 10 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। और जहां तक लोगों के चेहरे पे खुशी की बात है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। छिंदवाड़ा में हमने देखा है कि छिंदवाड़ा में एक परिवार के 7 लोगों ने तंगी से परेशान होकर, आर्थिक स्थिति से परेशान होकर अपने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। हमारे ही मध्य प्रदेश के लोगों के लिए शर्म की घटना होती है जब मुंबई में हमारे खंडवा के लोग अपने बच्चों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी से कि आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट आया है, यहाँ रोजगार धंधे मिले हैं, तो आज मध्य प्रदेश का हमारा आम नागरिक मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए क्यों उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा? क्यों अपने बच्चों को बेचने के लिए वो मजबूर हो रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इवेंट किए हैं और ये इवेंट 3 इवेंट हो चुके हैं, 4था इवेंट है। मैं मोहन यादव जी से कहूंगा कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। कर्जा ले रहे हैं मोहन अजय धवले जी, हफ्ता कर्जा ले रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को इवेंट बता दिया है। देखिए, मैंने जैसे कि आपको मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा, कांग्रेस ये पहला अवसर नहीं है। कांग्रेस ऐसे अनेकों अवसर पर मध्य प्रदेश को बदनाम करने का काम कर चुकी है। इनसे पूछिए कि मध्य प्रदेश देश की जीडीपी गिराने वाला राज्य था, इनकी ही सरकार थी कांग्रेस की,
केंद्र में, उसने कहा था कि जो बीमारू थे उसमें बीमारू स्टेट की जो संज्ञा दी गई थी वो एक व्हाइट पेपर था जिसको केंद्र सरकार की उस समय की एक सब कमेटी ने बनाया था कि देश में बिहार और इन सारे राज्यों के साथ में मध्य प्रदेश का भी नंबर आता था तो देश की जीडीपी गिराता था। आज हमारे समय में विगत 20 वर्षों में मध्य प्रदेश देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य है। हम चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश में ग्रोथ क्या होता था, आज मध्य प्रदेश का डबल डिजिट का एग्रीकल्चर ग्रोथ है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट निगेटिव होता था, आज पॉजिटिव ग्रोथ रेट है। और ये उद्योगों की बात कर रहे हैं आप, इन्होंने छिंदवाड़ा का उदाहरण दिया। इनको पूछिए कि इनके नेता कमलनाथ जी छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के 44 वर्षों से सांसद रहे, एक अदद उद्योग या खुद के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होने के बाद में भी अपने संसदीय क्षेत्र में 2 उद्योग लगा देते। तो आज जो जिनकी मंशा ही नहीं है काम करने की, वो सिर्फ प्रदेश को बदनाम करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर प्रोजेक्ट लाए हैं। आप ये 5 प्रोजेक्ट गिनाइए। अब सागर में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होने जा रहा है। आप देखिए बीना में पेट्रोकेमिकल का बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार की देन मध्य प्रदेश को है। सीहोर में बड़ा पेट्रोकेमिकल्स का प्रोजेक्ट आ रहा है, ये मध्य प्रदेश को सौगात है। ऐसे अनेकों अवसर हैं। आप आज मध्य प्रदेश जो विकास के नित्य आयाम स्थापित कर रहा है, ये मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पर जब आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो आप मध्य प्रदेश को कहां ले जाने की बात कर रहे हैं। आपने ही कहा था कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, प्रदेश के विकास से उसका कोई लेना देना नहीं है, आपकी सरकार हुआ करती थी। लेकिन आज जब हम इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, हम नित्य आयाम के माध्यम से प्रदेश की जनता के लिए अगर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी आपको उस इंटेंशन पे भी सवाल खड़ा करना है। आज मैंने अपने शुरुआत में भी अभिजीत जी यही कहा कि जब आपके प्रदेश के विकास की बात हो, पक्ष विपक्ष को दोनों को एक होने की आवश्यकता होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, आप देखेंगे जब हम विपक्ष में भी रहते हैं, लेकिन जब जब प्रदेश का विकास की बात हो, देश के विपक्षी विकास की बात हो, उस विषय पे साथ में खड़े होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इंटेंशन पे, भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे कभी जनता सवाल नहीं खड़ी करती। और आज इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता चुन के दे रही है। इस पे अगर इनको आपत्ति है, ये कॉन्क्लेव के माध्यम से कितने प्रोजेक्ट धरातल पर आए, अगर इस विषय पे जाएंगे तो मुझे लगता है आपको, देखिए आप भी हम मीडिया जगत में काम करते हैं, हम ऐसे अनेकों कॉर्पोरेट के अवसरों को जानते हैं जहां 10 अपॉर्चुनिटीज आती है, 10 में की 2 धरातल पर उतरती है। लेकिन आप उन 2 के लिए भी प्रयास अगर 10 का नहीं करोगे तो इससे तो आपका इंटेंशन ही बोनाफाइड नहीं रहेगा। मुझे लगता है ये जो कांग्रेस की सोच है कि आप करो तो भी आपको आपत्ति लेनी है, आप नहीं करो तो भी आपत्ति लेनी है, इस सारे विषयों से कांग्रेस को बाहर निकलने चाहिए। यानी कि जब प्रदेश के हित की बात हो, प्रदेश के विकास की बात हो, तो उसमें साथ देना चाहिए विपक्ष को। प्रदीप जी, देखिए, हम तो साथ देने के लिए सरकार अगर अच्छे काम करेगी, सरकार जनहित के काम करेगी तो कांग्रेस पार्टी साथ देगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 20 साल से लगातार सत्ता सौंपी है। इन 20 सालों में मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या। अब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो मैं जरूर ये कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ है। अभी प्रदीप जी, अभी अजय जी कह रहे थे कि अगर हमने विकास न किया होता, हमने काम न किया होता तो प्रदेश की जनता बार बार हमें ही न चुनती, बार बार चुनाव हमें ही न जिताती, सत्ता में हमें ही न बैठाती। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने लगातार मौका दिया, लेकिन इन्होंने लगातार धोखा दिया। अब ये बताइए इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ है। इन्वेस्टमेंट हुआ है भूमाफिया यहाँ मध्य प्रदेश में बढ़े, जो शराब माफिया बढ़े, जो रेत माफिया बढ़े, और पूरे प्रदेश में क्या जंगल राज है। आज ही अंबा के अंदर एक बच्ची जिसके साथ बर्बरता हुई, ये सबने देखी। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां तक रोजगार की बात है, रोजगार आता है विश्वास से, और मध्य प्रदेश की सरकार विश्वास खो चुकी है। जो जितने भी इन्वेस्टर समिट कर रही है मोहन यादव की सरकार, लेकिन कितना एमओयू साइन कर लिया, 5,000 करोड़ का कर लिया, 25,000 करोड़ का कर लिया, 40,000 करोड़ का कर लिया। इतने रोजगार आएंगे, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत इन्वेस्टर समिट करी, कहीं कोई रोजगार नहीं आया। और मोहन यादव जी से एक कदम बढ़ के शिवराज सिंह चौहान जी थे, वो कहते थे कि मध्य प्रदेश के नक्शे पर अगर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट अपना उंगली रख देंगे, वो जमीन में उनको रोजगार के लिए दे दूंगा, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए दे दूंगा। कहाँ गए वो उद्योग धंधे। और जो आदिवासी समाज की जो जमीन है, इनने अधिग्रहण के नाम पे ली। सरकार के मंत्रियों ने और सरकार के आला अधिकारियों ने मिली भगत करके उन जमीनों को अपने नाम पर कर लिया। ये खुलासा भास्कर की रिपोर्ट में हुआ है। तो जहां तक रोजगार की बात है, मध्य प्रदेश का युवा रोजगार के लिए तरस रहा है, मध्य प्रदेश का युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, और कहीं कोई रोजगार की व्यवस्था, कहीं कोई उद्योग धंधे की व्यवस्था मध्य प्रदेश में नहीं है। जो उद्योग धंधे लगे थे, आपका मंडी द्वीप देख लो, पीतमपुर देख लो, ऐसे और भी मालनपुर देख लो, जहां पर स्थापित रोजगार थे वो भी आज 90% बंद होने के कगार पे। ये हवा में
हवा में इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हैं, पैसा कहाँ? एमओयू साइन करने से पैसा नहीं आ जाता धवल जी। आप ये कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, 20 साल से आप प्रयास कर रहे हो, लेकिन मध्य प्रदेश का युवा आज भी रोजगार के लिए देश के कई कोनों में जा रहा है, अपने परिवार से 1000 किलोमीटर दूर, अपने परिवार से 500 किलोमीटर दूर। ये स्थिति आप लोगों ने मध्य प्रदेश के युवाओं को दी है, मध्य प्रदेश की जनता को दी है। जी देवदत्त दुबे जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे इस बात का कि बुंदेलखंड में खनिज की बहुत बड़े स्तर पर संसाधन है, लेकिन अब जब ये कॉन्क्लेव होने जा रही है तो क्या इन जो संसाधन है इनको बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से काम सरकार को करना चाहिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल विपुल मात्रा में प्राकृतिक खनिज संपदा मौजूद है बुंदेलखंड में। आप बताइए, जैसा पन्ना में हीरा पन्ना मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? जो उधर बड़ा मलेरा के पास जो कितना बड़ा एकड़ में संभावनाएं जताई गई है हीरा पन्ना खदान की। हमारे यहाँ का पत्थर बुंदेलखंड का विदेशों में जाता है, उसको काला सोना कहते हैं। तो इतनी सारी संभावना, इतना सब कुछ है बुंदेलखंड के अंदर, जमीन के अंदर है। उसको तराशने की जरूरत, उसको अवसर देने की। तो जो जमीन के अंदर है वो जमीन के ऊपर दिखेगा तो ये देश का हीरा क्षेत्र कहलाएगा। अन्यथा पहले तो बुंदेलखंड की गिनती उड़ीसा के कालाहांडी और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की गरीब पिछड़े इलाकों में होती थी, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में प्रगति हुई है। अभी जो लिंक परियोजना शुरू हुई है उससे आगे खेती में आएगा, लेकिन छोटे छोटे उद्योगों की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहाँ का बीड़ी उद्योग, अगरबत्ती उद्योग ठप हो गया है। उसको भी प्रोत्साहित कर और छोटे छोटे उद्योग यदि लगा दिए जाए तो बहुत रोजगार ही मिलेगा, प्रगति भी होगी और जो पिछड़ापन है, गरीबी है, पलायन है बुंदेलखंड का, ये सब दूर हो जाएगा। वहाँ सब कुछ है, केवल एक ऐसी पारखी नजर हो और ऐसे निवेशक मिल जाए जो वहाँ की तासीर। बिल्कुल, यानी कि हीरो से भरी धरती है, बस जौहरी की जरूरत है जो उसको तराश दे वहां पर पहुंच करके। तो समय सीमा के चलते हमें इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। अजय धवले जी आपका बहुत धन्यवाद, प्रदीप अहिरवार जी आपका भी बहुत धन्यवाद और देवदत्त दुबे जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। करोड़ों के निवेश इस बार फिर से आने की संभावना है। जिस प्रकार से पिछली कॉन्क्लेव में 2 लाख करोड़ के जो निवेश आया है उससे 2,73,000 लोगों को रोजगार के अवसर देने की बात कही जा रही है और ऐसा ही माना जा रहा है कि सागर में भी जब इन्वेस्टर्स पहुंचेंगे तो वहां पर भी क्षेत्रीय यानी कि क्षेत्रीय लोगों को वहां पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।